इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 13 है। डिस्कस कर रहे थे हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, इन सब चीजों के बारे में। अभी हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं और कार्यक्रम हैं उनके बारे में, प्रोग्राम्स एंड स्कीम रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसमें सबसे पहले तो आता है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार ने भारत के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था भारत को एक निवेश स्थल के रूप में प्रदर्शित करना था। अब मेक इन इंडिया से संबंधित अगर कुछ चीजों के बारे में हम लोग बात करें तो मेक इन इंडिया पहल जो है 4 स्तंभों पर आधारित है, जिन्हें भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित किया गया है। नई प्रक्रियाएं क्या है? इसका उद्देश्य है कि किसी कारोबार तथा व्यवसाय के संपूर्ण जीवन चक्र के लिए उद्योग को लाइसेंस मुक्त और विनिमय मुक्त किया जाए। यह आपका मेक इन इंडिया का एक बोल सकते हैं कि जो पहल है। नई अवसंरचना के बारे में अगर बात की तो इसका उद्देश्य जो है आधुनिक हाई स्पीड संचार और एकीकृत जो लॉजिस्टिक व्यवस्था है उसके आधुनिकतम प्रौद्योगिकी पर आधारित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक कॉरिडोर तथा स्मार्ट सिटीज विकसित करने के बारे में है। इसके अलावा नए क्षेत्र बहुत उदय हुए। मेक इन इंडिया के तहत आपका विनिर्माण, अवसंरचना और सेवा कार्यकल्पों में आपका करीब 25 क्षेत्र चिन्हित किए गए। इसमें नया दृष्टिकोण क्या है? उद्योगों द्वारा सरकार को विनियामक की भूमिका निभानी है। इसमें देखने की आदत यह है कि सरकार इसमें आमूलचूल बदलाव लाती रहती है। सरकार देश के आर्थिक विकासों में उद्योगों के साझेदारी करेगी, ना कि आपका एक विनियामक की भूमिका में रहेगी। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपका ये पता होना चाहिए कि संबंधित जो योजनाएं हैं, औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित योजनाएं हैं, उनके बारे में हेडिंग्स के माध्यम से आपको ये कम से कम पता होनी चाहिए। लिखिएगा, एक हेडिंग से डालिएगा, औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित, औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम, योजनाएं और कार्यक्रम। सबसे पहले लिखिएगा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार ने भारत के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारत के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की और इस कार्यक्रम का उद्देश्य, भारत को एक निवेश स्थल के रूप में प्रदर्शित करना है। भारत को एक निवेश स्थल के रूप में प्रदर्शित करना है। अब हम लोग बात करेंगे ई बिज मिशन परियोजना के बारे में। है क्या एग्जैक्टली? सरकार द्वारा निवेशकों और व्यापारिक घरानों को फाइल करने, भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ई बिज मिशन परियोजना की शुरुआत की गई। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत जो बिज मिशन है मोड परियोजना, यह आपका औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा तैयार की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने आपका ई बिज पोर्टल पर केंद्र सरकार की 11 सेवाएं लॉन्च की है। इनमें से आपका 4 सेवाएं कंपनी मामलों के मंत्रालय से, 2 सेवाएं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से, 1 सेवा आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन और वह विदेशी आपका व्यापार महानिदेशक से, और 2 सेवाएं जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा यह जो परियोजना है वो आपका सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर
तैयार की गई है। इसमें सिर्फ आपको हेडिंग डालनी है, ई बिज मिशन परियोजना, ई बिज मिशन परियोजना। अब लिखिएगा, सरकार द्वारा निवेशकों और सरकार द्वारा निवेशकों और सरकार द्वारा निवेशकों और व्यापारिक घरानों को, सरकार द्वारा निवेशकों और व्यापारिक घरानों को फाइल करने, भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए, भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ई बिज मिशन परियोजना की शुरुआत की गई, ई बिज मिशन परियोजना की शुरुआत की गई, शुरुआत की गई। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया के बारे में, एग्जैक्टली है क्या। तो 16 जनवरी 2016 को इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। स्टार्टअप इंडिया जो है भारत सरकार की एक फ्लैगशिप पहल है। इसका उद्देश्य जो था वो देश में नव प्रवर्तन और स्टार्टअप के संवर्धन के लिए मजबूत अर्थतंत्र का निर्माण करना है, जो आपका सतत आर्थिक विकास का एक संचालन करेगी तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगी। इस पहल के जरिए सरकार का उद्देश्य है कि स्टार्टअप उद्यमों को नव प्रवर्तन और डिजाइन के जरिए आगे विकास करने हेतु सशक्त बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा नया उद्यम स्टार्ट करने वाले जो स्टार्टअप कारोबारी हैं उनको 3 वर्षों के लिए कर छूट प्रदान करने, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो फंड हैं, फंड ऑफ फंड्स हैं, उसमें पूंजीगत लाभ का निवेश करने पर छूट देने, इंस्पेक्टर राज मुक्त करने, परिवेश और स्टार्टअप को वित्त पोषण का समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा करीब 2,500 करोड़ की शुरुआती कोष जो है वो बनाना था, जिसे अगले 4 सालों के दौरान कुल 10,000 करोड़ का कोष किए जाने सहित कई तरह के प्रोत्साहन वाली ये आपकी योजना थी। तो स्टार्टअप इंडिया के बारे में इतनी चीजें लिख लीजिएगा, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सोलह जनवरी 2016 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक फ्लैगशिप पहल है, एक फ्लैगशिप पहल है जिसका उद्देश्य देश में, जिसका उद्देश्य देश में नव प्रवर्तन और स्टार्टअप के, नव प्रवर्तन और स्टार्टअप के संवर्धन के लिए मजबूत अर्थतंत्र का निर्माण करना है, मजबूत अर्थतंत्र का निर्माण करना है। स्टार्टअप के लिए आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन सिस्टम होना होगा। 3 सालों तक किसी भी स्टार्टअप के निरीक्षण हेतु कोई अधिकारी नहीं आएगा। इसके अलावा जो आपका इसमें योजनाओं के आधार स्तंभ जिसको बोल सकते हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया जो है हब बनाए जाएंगे। इस हब की जिम्मेदारी जो है मिशन को आर्थिक मदद व ज्ञान आदान प्रदान करना, कार्यक्रम को बढ़ावा देने की होगी। वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने लायक स्टार्टअप को चयनित कर सरकार जो है करीब 10 करोड़ का मदद देगा। इस तरह से आपका स्टार्टअप इंडिया के बारे में चीजें हैं। अब स्टैंड अप इंडिया के बारे में यही लिख लीजिएगा, स्टैंड अप इंडिया एक हेडिंग डालिएगा। स्टैंड अप इंडिया 6 जनवरी 2016 को, 6 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार ने
जनवरी 2016 को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक उद्यमशील वर्ग के लिए औसतन प्रति बैंक शाखा द्वारा कम से कम 2 ऐसी परियोजनाओं को सुगम बनाना था। ऐसी दो परियोजनाओं को सुगम बनाना है। 5 अप्रैल 2016 को, इसी में आगे लिख लीजिएगा, 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोएडा में एक वेब पोर्टल के साथ स्टैंड अप इंडिया योजना को लॉन्च किया। इस योजना से देश भर में आपका स्थित करीब 1.25 लाख जो शाखा नेटवर्क हैं उनमें कम से कम 2.5 लाख उधारकर्ताओं को फायदा होगा। उधार लेने वालों को ऋण, पूर्व चरण और संचालन दोनों प्रक्रियाओं के दौरान सहयोग देना, इसमें आपका लेखा क्रय सेवाओं के साथ इनकी घनिष्ठता को बढ़ाना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ई मार्केट स्थानों के साथ आपका पंजीकरण तथा सर्वश्रेष्ठ प्रचालनों और समस्या समाधान पर सत्रों का आयोजन शामिल होगा। सिडबी के कार्यालय और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास को स्टैंड अप संपर्क केंद्रों के तौर पर नामित किया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें आपका स्टैंड अप इंडिया के अधीन थी। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में हम लोग बात करें। हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को आपको मजबूत बनाने के लिए ये सारी की सारी जो चीजें हैं, योजनाएं हैं, वो लाई गई हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में लिखिएगा, लिखिए 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म विकास और पुनर्वित्त एजेंसी लिमिटेड मुद्रा बैंक की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। छोटी इकाइयों को कम लागत पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, इसके अलावा संस्थागत जो वित्त है उसको बढ़ावा देना,
उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, मुद्रा बैंक सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग हैं उनको सस्ती दरों पर आसानी से लोन उपलब्ध कराना, ये सारी की सारी चीजें आपका इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, किस तरह से आपके क्वेश्चन जो बनते हैं। पहली बात तो आपका जब इंडस्ट्रियल सेक्टर से क्वेश्चन बनेगा तो इसके औद्योगिक क्षेत्र है जो है वहाँ के भारत में औद्योगिक क्षेत्र के को बढ़ने में क्या क्या मददगार चीज़ें हैं, इस टाइप से क्या क्या रुकावटें हैं, ये आपका पूछा जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं जो हैं बनाई गई हैं उनके बारे में लिखिए, इस टाइप से आपका मेंस में क्वेश्चन आपका उठ जाता है। अब जो हम लोग को डिस्कस करना है भारत में सेवा क्षेत्र के बारे में डिस्कस करना है, सर्विस सेक्टर के बारे में बात करना है। तो हम लोगों ने किन किन चीजों के ऊपर डिस्कस कर लिया है अभी तक। अर्थव्यवस्था के बारे में एक जो सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा देखा इंडियन इकोनॉमी के बारे में, उसके बाद राष्ट्रीय आय हम लोगों ने देखा बहुत अच्छे से, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में देखा, कृषि क्षेत्र जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके बारे में हम लोगों ने देखा, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने देखा। अब जो हम लोग को डिस्कस करना है भारत में सेवा क्षेत्र के बारे में डिस्कस करना है। तो भारत में सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर इन इंडिया क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात की जाए भारत में सर्विस सेक्टर की, तो सेवा क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सेवा क्षेत्र जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद का न केवल एक प्रभुत्वशाली क्षेत्र है बल्कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसके निर्यात को भी आपका महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें आपका निर्यातों में भी आपका इसको महत्वपूर्ण योगदान है। बड़े पैमाने पर रोजगार भी प्रदान करता है, जैसे हो गया आपका व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, बहुत सारी चीजें, संचार हो गया, वित्त, बीमा हो गया, रियल एस्टेट हो गया। तो भारत के सकल मूल्य संवर्धन में करीब 55.2% हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास का एक प्रमुख संचालक बना हुआ है। सर्विस सेक्टर को थर्ड सेक्टर कहा जाता है, मतलब सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं की जो विकास प्रवृत्ति है उसका अध्ययन करने पर पता चलता है कि जो देश विकास पथ पर अग्रसर होते हैं उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कृषि और संबंध क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो बढ़ता जाता है। तो अगर इंट्रोडक्शन के तौर पर भारत में सेवा क्षेत्र के बारे में लिखा जाए तो एक हेडिंग सी डालिएगा, भारत में सेवा क्षेत्र, भारत में सेवा क्षेत्र, भारत में सेवा क्षेत्र। अब लिखिएगा परिचय। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का, सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का न केवल प्रभुत्वशाली क्षेत्र है बल्कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाला, महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसका निर्यातों में भी महत्वपूर्ण योगदान है। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है।
और सेवा क्षेत्र अब कृषि और संबंधित क्षेत्र की तुलना में इनका योगदान बढ़ता जा रहा है। अगर इसी में बात की जाए ग्लोबल सिनेरियो क्या है सर्विस सेक्टर का, तो औद्योगिकरण के पश्चात जो कृषि आधारित अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं हैं तीव्र औद्योगिक विकास की ओर गतिशील हुई हैं, जिससे आपका जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के पास आर्थिक शक्ति जो है पहुंची है। और इस कारण जो है वृद्धि के अगले चरण के फलस्वरूप सेवा क्षेत्र को विकास करने का अवसर मिला है। इसी क्रम में अधिकांश जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उद्योग क्षेत्र में सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी हैं। वर्तमान में आपका सेवा क्षेत्र जो है विश्व का सर्वाधिक गतिशील क्षेत्र है। तो ग्लोबल सिनेरियो क्या है सर्विस सेक्टर का, अगर उसके बारे में हम लोग बात करें तो औद्योगिकरण के पश्चात आपका जो कृषि आधारित अधिकांश जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आपका कहीं ना कहीं तीव्र औद्योगिक विकास की ओर गतिशील हो गई हैं। और क्या चेंजेस हुए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार आने वाले वर्षों में सेवा क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर उत्पन्न होंगे। ये चीजें लगातार आपकी चल भी रही हैं, सेवा क्षेत्र में आपका सर्वाधिक जो अवसर हैं वो उत्पन्न हो ही रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट भी आई है जिसके अनुसार ये चीजें होंगी। सेवा क्षेत्र में अगर बात की जाए भारतीय परिदृश्य की, इंडियन जो सिनेरियो है सर्विस सेक्टर में, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सेवा क्षेत्र आज भी भारत के आर्थिक विकास का एक मुख्य संचालक रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के मामले में आपका सेवा क्षेत्र जो है भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में तीव्र वृद्धि वाले जो सेवा क्षेत्र हैं कुछ उनके बारे में हम लोग बात करें, उसके पहले हम लोग सेवा क्षेत्र ऐसे हेडिंग डालिएगा, सेवा क्षेत्र में वैश्विक परिदृश्य। सेवा क्षेत्र में वैश्विक परिदृश्य। औद्योगिकरण के पश्चात कृषि आधारित अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं तीव्र औद्योगिक विकास की ओर गतिशील हुई हैं। जिससे जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के पास आर्थिक शक्ति पहुंची और इस कारण वृद्धि के अगले चरण के फलस्वरूप सेवा क्षेत्र को विकास करने का अवसर मिला। अब लिखिएगा सेवा क्षेत्र में भारतीय परिदृश्य। लिखिएगा सेवा क्षेत्र आज भी भारत के आर्थिक विकास का मुख्य संचालक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के मामले में सेवा क्षेत्र भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग को डिस्कस करना होगा भारत में तीव्र वृद्धि दर वाले जो सेवा क्षेत्र हैं उनके बारे में। व्यावसायिक सेवाएं हैं, संचार सेवाएं हो गई, व्यापार हो गई, बैंकिंग सेवाएं हो गई, सामुदायिक सेवाएं हो गए, व्यक्तिगत सेवाएं हो गए, परामर्श सेवाएं हो गए, अनुसंधान और विकास हो गया, पर्यटन क्षेत्र हो गया,
संचार और जो सूचना और संचार प्रणाली है, प्रौद्योगिकी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रीजंस क्या है रैपिड ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर्स इन इंडिया के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही।